This is our first revision class of chemistry in which we will start our first chapter of chemistry, which is the chemical reaction and equation. Because of your P1 is very near, so that's why we are starting our first chapter again. So now the first topic is chemical reaction. बच्चों chemical reaction क्या होता है? When two or more substances react together to form a new substance is called chemical reaction. जब दो या दो से ज़्यादा substance आपस में react करते हैं और एक नया substance बनाते हैं जिसकी properties previous substance से different होती है, इसे हम कहते हैं chemical reaction. हमने कई तरह की chemical reaction देखी है, जैसे rusting of iron, turnishing of red color of cutting apple, cooked food, डाइजेस्टिव फूड, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वैक्स. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. बच्चों केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब एक केमिकल चेंज होता है. जहाँ पर भी केमिकल चेंज होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी. सो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट react to each other to form new substance is called chemical reaction. तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड होता है और एक प्रोडक्ट साइड होता है. ये एरो क्या बताता है बच्चा? दिस शोज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि सारे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल ऑफ द कंपाउंड, सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. जब भी हम सिंबल का यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल वर्ड्स तो उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. लाइक यदि हम मैग्नीशियम रिबन के लिए Mg यूज करें और ऑक्सीजन के लिए O2 यूज करें, देन इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ये क्या है बच्चों? एक केमिकल इक्वेशन है. क्यों है ये केमिकल इक्वेशन? क्योंकि हमने यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, ब्रीफ कर दिया है. So it's called chemical equation. Now next is type of chemical reaction. So how many types of chemical reaction? There are so many types of chemical reaction, but first we will start the types of chemical reaction on the basis of heat change. बच्चों heat change के बेस पर chemical reaction दो तरह की होती है. First exothermic chemical reaction. एक्सो, बच्चों एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो यानी एग्जिट होना, एग्जिट यानी बाहर, रिलीज होना, गिव अप करना. तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट और हीट, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज होती है तब हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या करेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये क्या है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसका एक एग्जांपल है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा. बच्चों यहाँ से हीट रिलीज होती है. हीट क्या हो रही है? यहाँ पे रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये क्या है? एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके बेटे, ये हमारी सिलेबस की पहली एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 1.1. उसमें हमने क्या किया है? जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं, तो एक वाइट कलर्ड ऐश सब्सटेंस मिलता है. तो वो वाइट कलर्ड ऐश कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यहाँ पर जो मैग्नीशियम बर्न होता है, इट्स बर्न विद वाइट डेज़लिंग फ्लेम. ये वर्ड आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये वाइट डेज़लिंग फ्लेम
तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है हीट का यूटिलाइजेशन होना टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें उसे हीट देनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जहां पर भी हीट या एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और इसका एग्जांपल है, यदि हमें लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, यदि हमें इसे डिकम्पोज करना है तो हमें इसे हीट देना होगा। विदाउट हीट इट डज नॉट डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो जब आप लाइमस्टोन को हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट का यूज हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ है, इस वजह से ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे हमने अभी फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी, एक्टिविटी 1.1, जिसमें मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी की हमने। एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। बच्चों एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो इन एक्टिविटी रिएक्शन बेस्ड ही बनते हैं, तो आपको इनमें फोकस करना है। सेकेंड एक्टिविटी है व्हेन वी टेक जिंक ग्रैन्युल्स। जब आप जिंक के बारीक ग्रैन्युल्स लेते हैं, पीसेस लेते हैं, एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम जिंक ग्रैन्युल्स को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देगा? इट्स गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। इस HCl के अलावा हम यहाँ पर H2SO4 भी ले सकते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। इसे हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल। बच्चों ये मोस्टली मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से हम इसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे, द प्रोडक्ट विल बी जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे लगाते हैं? आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो इवॉल्विंग गैस है वो हाइड्रोजन गैस है? तो यहाँ पर एक टेस्ट है, when we bring a burning candle to near the evolving gas, जब हम एक burning candle, एक जलती हुई मोमबत्ती को इस हाइड्रोजन गैस के पास में लेके जाएंगे, then it's burn with pop sound। ये किस साउंड के साथ बर्न होगा? पॉप साउंड। बच्चों ये वर्ड आपको याद रखना है, पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। क्लियर है? तो जब भी हम हाइड्रोजन गैस के नियर एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, देन इट्स बर्न विथ पॉप साउंड। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 1.3, जिसमें हमने एक्टिविटी 1.3 इसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। क्या है इस कंपाउंड का नाम? लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, बच्चों पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है? Ki। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, देन द प्रोडक्ट विल बी लेड आयोडाइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा साथ में? पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, आयोडीन कितना है बेटा? 2, और यहाँ पे नाइट्रेट कितना है? 2। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट के आगे 2 लगा देना है, और आयोडीन को 2 करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। नाउ इट्स बैलेंस्ड। तो यह बैलेंस है। तो दिस इज द अवर थर्ड एक्टिविटी of
लेड आयोडाइड का येलो कलर्ड पीपीटी हमें मिलेगा। अब एक क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी? प्रेसिपिटेशन फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसे? प्रेसिपिटेशन फॉर्म, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम इसे? पीपीटी। किस कलर के मिलेंगे? तो इट्स येलो कलर्ड पीपीटी विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बच्चों प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स आर दोज हैवी पार्टिकल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ड्यू टू द हैवीनेस दे आर सेटल्ड डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, सो दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इट्स अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। ये क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो बच्चों हमारी ये 3 एक्टिविटी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अगेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर है, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? क्या एक एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएगा? नो। कंबाइन होने के लिए हमें कम से कम 2 एंड मोर देन 2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तब हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, देन इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। पहला एग्जांपल हमारी पहली एक्टिविटी का ही है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बच्चों ये क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? रिएक्टेंट साइड में देखो कितने रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड में देखो कितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको? 1। इट मींस सिंगल प्रोडक्ट आपको मिला है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अनदर एग्जांपल वी हैव लाइक H2 and O2 टू फॉर्म H2O। वाटर का फॉर्मेशन बनता है कार्बन प्लस O2 CO2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO2। So there are so many examples for the formation of combination reaction. So next is second type है हमारा decomposition reaction। decomposition reaction बेटे डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज होना यानी ब्रेक डाउन होना, और तोड़ने के लिए तो एक चीज ही सफिशिएंट है। हम एक सिंगल यूनिट को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। तो डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। जब आप एक सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। किस किस फॉर्म में आप तोड़ सकते हो? आप हीट देके तोड़ सकते हो, आप इलेक्ट्रिक करंट देके तोड़ सकते हो, आप लाइट देके तोड़ सकते हो। तो जब डिकम्पोजिशन हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है तब हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन हम बना सकते हैं। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू 2 or more similar product then it's called decomposition reaction। जब सिंगल रिएक्टेंट
ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। पहला है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक और तीसरा है फोटोलिटिक। तो ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हम अपना पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। बच्चों थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। When decomposition occur in the form of heat, then it is called thermal decomposition reaction. जब decomposition हीट के फॉर्म में हो तब हम उसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है CaCO3। ये अभी हमने पढ़ा था लाइमस्टोन। इसे क्या कहते हैं हम? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। लाइमस्टोन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इसे हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हीट। हम हीट के लिए इस सिंबल का यूज भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। बच्चों इस रिएक्शन को देख के बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो रिएक्टेंट क्या है? सिंगल, और प्रोडक्ट क्या मिले आपको? 2 प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये क्या है? एक तरह का थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल वी हैव लाइक लेड नाइट्रेट। जब आप लेड नाइट्रेट को सिंगल अलोन हीट करते हैं, अकेले हीट करते हैं, दैट इज डिकम्पोजेस। तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज होता है ये? इट्स डिकम्पोजेस इनटू लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन गैस O2। ये 3 सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। बच्चा एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है ये कई तरह से पूछी जाती है कि जब आप एक वाइट कलर कंपाउंड को सिंगल टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो तो एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होती है प्लस एक कलरलेस गैस रिलीज होता है। वो रिएक्शन, वो वाइट कलर कंपाउंड को नहीं, वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी रिलीज होती है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लेड नाइट्रेट को सिंगल एक टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हैं तो ये हमें लेड ऑक्साइड देता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स होता है। बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है। ब्राउन फ्यूम्स और ये जो कलरलेस ऑक्सीजन, क्या मिलता है आपको यहाँ पे? ब्राउन फ्यूम्स। किसकी होती है ब्राउन फ्यूम्स? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी और ऑक्सीजन कैसा मिलेगा आपको? कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता है। तो हम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। इसलिए ये एक क्या है बेटा? इट्स अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या यूज किया है हमने? हीट को यूज किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो क्या है? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा, जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं। बेटा ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है, हमने इसे क्रिस्टल्स कहा है। क्रिस्टल्स का मतलब होता है इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसका मतलब है कि इस एक फेरस सल्फेट कंपाउंड के साथ
यूनिट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट। इसका कलर होता है ग्रीन। कौन से कलर का होता है ये? ग्रीन। जब आप इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हो सिंगल, तब ये फेरस सल्फेट और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। क्या देता है ये? फेरस सल्फेट एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल। इज नाउ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज व्हाइट। इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा? व्हाइट। जब आप इस फेरस सल्फेट को आगे हीट करते हैं तो ये हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। जब आप इस व्हाइट कलर फेरस सल्फेट को फिर से हीट करते हैं तो ये हमें ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड देता है। तो इसका कलर कैसा होगा? ब्राउन होगा। कैसा होगा? ब्राउन। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्राउन। और साथ में क्या देगा ये? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें देगा। सो दिस इज दी वेरियस एग्जांपल ऑफ दी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है क्या आपको? तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सभी हमारे एनसीईआरटी के हैं और इन्हीं रिएक्शंस पर बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ये रिएक्शंस अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने क्या डिस्कस किया? थर्मल डीकंपोजिशन। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो, बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन डीकंपोजिशन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, तब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, तब हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस्ट एक्टिविटी है हमारे बुक के अंदर, जिसमें हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन शॉर्ट, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चंस हैं, जैसे the volume of hydrogen gas is twice as compared to the oxygen gas, but इस रिएक्शन में जो गैस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग द एक्टिविटी जो हमें गैस मिलती है, उस गैस में जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल है, उसका वॉल्यूम डबल है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। क्यों? इसका जो रेशो होता है वो 2:1 होता है वॉल्यूम का। क्यों होता है ऐसा? तो देखिए, अभी ये जो रिएक्शन है अनबैलेंस्ड है। कैसे पता करें कि ये अनबैलेंस्ड है? रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हम गिनते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2। मतलब कि ये कैसी है? अनबैलेंस्ड स्केलेटल रिएक्शन है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को देखें, ये कितना है बेटा? 2। तो हम इसके आगे फ्रंट में क्या करते हैं? 2 को एज ए कोफिशिएंट हम अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो 2 है ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है और इस ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया बट हाइड्रोजन कैसा हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। तो फॉर बैलेंसिंग द हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 को एज ए कोफिशिएंट हम अप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 to the 4। यहाँ पे 2 to the 4 एंड ऑक्सीजन इज 2। अब आप वॉल्यूम देखिए,
इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब हमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज डबल एज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, अब बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जो गैसें आपको मिली हैं, आप उनका टेस्ट कैसे लगाएंगे? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको कौन सी गैस मिली है? एक तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव नेचर की गैस होती है, तो ये अपोजिट टर्मिनल कैथोड और एनोड पर आपको मिल जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, एक जलती हुई कैंडल इन गैसेस के नियर लेके जाएंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, लेकिन ऑक्सीजन गैस जो होगी इसके साथ कोई आवाज, कोई साउंड आपको नहीं मिलेगा, जबकि ये फ्लेम को कंटिन्यूएशन में जलाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो होगी किस साउंड के साथ बर्न होगी? पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। चलिए अब हम अपना तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। व्हेन डिकम्पोजिशन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के फॉर्म में हो तब हम इसे क्या कहेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों इसके 2 एग्जांपल्स हैं। पहला, जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर होता है वाइट, जब हम वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लें, हमने क्या लिया है? एक वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड, जब हम इसे एक चाइना डिश में लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। बच्चों यहाँ पर जो सिल्वर है इसका कलर हमें मिलेगा ग्रे। कौन सा कलर मिलेगा? ग्रे। तो जो व्हाइट कलर सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, वो डिकम्पोज होगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, जो कि हमें सनलाइट के रूप में मिलेगी। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। बच्चों यहाँ पे जो सिल्वर है इसका कलर क्या मिलेगा? ग्रे। ये कलर आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना? तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 एज ए कोएफिशिएंट हम अप्लाई कर देंगे। इसका एक और एग्जांपल है, हम सिल्वर क्लोराइड के प्लेस पर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला आता है AgBr। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, अगेन इट्स हैविंग व्हाइट कलर्ड कंपाउंड। When it's exposed into the atmosphere in presence of sunlight, it will be decomposed to form silver and bromine gas. तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज होते हैं। बच्चों ये दोनों कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इंडस्ट्री लेवल पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाने वाले 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाने वाले 2 कंपाउंड हैं, जिसे हम इंडस्ट्री लेवल पर एज एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है आपको कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं और सिल्वर एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैस को रिलीज करते हैं। साथ ही साथ उनका यूज कहाँ होता है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज, बच्चों हमने केमिकल रिएक्शंस में सेकेंड रिएक्शन
होता है? डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना, एक के प्लेस पर दूसरे का आना, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसके पहले डिस्कस करना है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये क्या होती है? ये एलिमेंट का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है जिसमें एलिमेंट अपनी रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज होते हैं। तो हम इस रिएक्टिविटी को लिखते हैं, केशव ने कैल्शियम मांगा, अलीना ने जिंक फेंका, सब पर थे क्यों मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। बच्चों दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये इन एलिमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें एलिमेंट अपनी अपनी रिएक्टिविटी पर प्लेस्ड है। बच्चों इस रिएक्टिविटी सीरीज को हमने 4 भागों में बांटा है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से एलिमेंट हैं ये? हमारे हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये। दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं मॉडरेटली। ये जो है हमारे मॉडरेटली है, मिडिल एलिमेंट हम जिसको कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं लेस रिएक्टिव। और नेक्स्ट जो होते हैं वो है हमारे जिसमें हमारा लीस्ट रिएक्टिव आता है। बच्चों हमने रिएक्टिविटी सीरीज को 4 भागों में बांटा है। टॉप रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हम रिएक्टिविटी सीरीज को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? रिएक्टिविटी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इट्स कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। It is a decreasing order of the element in which elements are placed on the basis of their reactivity, जिसमें एलिमेंट अपनी रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज होते हैं। So this is called the reactivity series. Now, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर बेटा जो एलिमेंट ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा। इन दोनों के पीछे रिएक्शन होगा। एलिमेंट इस कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। एलिमेंट की रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से। उसके साथ जो कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है उसके एलिमेंट से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो बच्चों जो एलिमेंट ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है। लेकिन कॉपर, जिंक या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इस रिएक्टिविटी सीरीज पर नीचे की तरफ है। कहाँ है वो? नीचे की तरफ। तो बच्चों जो एलिमेंट नीचे है
से ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। बच्चों इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जब हम आयरन नेल को लेते हैं, आयरन नेल इट मीन्स लोहे की कीलें, हमने कुछ आयरन नेल्स लिए और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। तो हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और हमने कुछ आयरन नेल लिए। अब इन आयरन नेल को हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट अप करते हैं। तो हमने यहाँ पर इनको ऐड किया, ठीक है, और इनको धागे से बांध के आप धागे को बाहर निकालना। अब इस रिएक्शन को आप कुछ देर के लिए रेस्ट कंडीशन में छोड़ दो, अनडिस्टर्ब किए हुए इसको छोड़ दो। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि ये जो आयरन नेल है इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका कलर जो चेंज होगा वो होगा ब्राउन। कौन सा कलर चेंज होगा? ब्राउन। तो ये जो आयरन नेल्स हैं इनका कलर पहले था ग्रे या सिल्वर, जिसका कलर चेंज हो गया है और नाउ द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम ब्राउन कलर एंड द सॉल्यूशन एंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था इट विल बी फेड, ये फेड हो जाएगा एंड इट्स कन्वर्ट इनटू लाइट ग्रीन। ये किस में बदल जाएगा? लाइट ग्रीन कलर में बदल जाएगा। बच्चों यहाँ पे कलर्स एक्सचेंज हो गए हैं, देखिए कैसे हुए हैं ये। हमने क्या क्या लिया था? हमने लिया था आयरन नेल जिसका सिंबल है Fe, प्लस हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि हमने वाटर में बनाया था, इसलिए हमने इसे क्या कहा? एक्वस। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तब क्या हुआ? हमें आयरन सल्फेट मिला प्लस कॉपर मिला। आयरन सल्फेट जो कि जिसका कलर फेड हो गया है, लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, और कॉपर जो कि ब्राउन कलर का था इट्स कोटेड ऑन दी आयरन नेल। ये आयरन नेल के ऊपर कोट हो गया, जबकि आयरन का कंटेंट इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ गया। तो बच्चों किसने किसको डिस्प्लेस किया? आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज पर ऊपर है। किससे ऊपर है? कॉपर से ऊपर है। तो इसकी रिएक्टिविटी कैसे है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कॉपर से। यदि हम कहें कि क्या कॉपर, यदि हम कहें कि कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस करेगा, तो our answer will be no reaction. Why? Because of reactivity of copper is less than iron. कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, इसलिए वो उसे उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड होती हैं। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट या लो रिएक्टिव वाला एलिमेंट हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों अभी हमने पहले इसके पढ़ा था जस्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर देता था। नाउ इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो इट्स डिफाइंड एज द दोस केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर। जब दो आयोनिक कंपाउंड आपस में मिक्स किए जाते हैं, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों ही जो रिएक्टेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? कंपाउंड फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में। तो जब दो आयोनिक कंपाउंड को आपस में मिक्स्ड किया जाता है तो उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड आयन एक्सचेंजिंग रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इसे? आयंस एक्सचेंजिंग रिएक्शन। जब दो केमिकल
लाइक इस पर बेस्ट दो रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिक्स करते हैं, व्हेन वी रिएक्ट सोडियम सल्फेट in form of aqueous solution react with barium chloride, again its form in aqueous solution, the product will be barium sulfate and sodium chloride will be formed. क्या मिलेगा हमें? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेटा एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, बेरियम वाइट कलर्ड पीपीटी और बेरियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। क्या मिलेगा? वाइट कलर्ड पीपीटी किसके? बेरियम सल्फेट के। कब मिलेंगे? जब आप सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखा है आयंस एक्सचेंज रिएक्शंस। कैसे? यहाँ पे सोडियम देखिए बेटा, यहाँ पर सोडियम के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है? एक पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम कितने हैं? 2। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं और क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे 2 नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है 1 और दूसरे का भी 1, तो 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब इस वाले कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव से एक्सचेंज करेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जाके मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो क्या है ये? आयंस एक्सचेंजिंग रिएक्शन। क्या है ये? आयंस एक्सचेंजिंग रिएक्शन। अब क्या मिला हमें प्रोडक्ट में? सोडियम ने जाके क्लोरीन से रिएक्शन किया तो NaCl, और बेरियम ने सल्फेट से रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के वाइट कलर्ड पीपीटी आपको मिलेंगे। अनदर एग्जांपल वी हैव in which lead nitrate PbNO3 whole twice react with potassium iodide to form lead iodide plus potassium nitrate. Here the lead iodide is yellow colored PPT. क्या मिलेंगे हमें? Yellow colored PPT will be formed during the chemical reaction. हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। So now it is a balanced chemical reaction. So these two examples are double displacement reaction. तो बच्चों इसका जो आगे का टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करें।